हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का चौथा अध्याय परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और दूसरा प्रश्न ये उठता है क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, मतलब जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों में आवेशित कण। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। यहाँ पर क्रियाकलाप है 4.1। इसमें पहला पॉइंट है, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आपने देखा होगा। दूसरा, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनॉल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया। सामान्य इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा प्रदर्शित किया गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इन प्रश्नों का उत्तर नीचे मिलेगा। तो अब बात करेंगे हम परमाणु संरचना की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया।
अब आगे बात करेंगे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का एक उदाहरण ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। इस तरह से अब हम थॉमसन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, मतलब ये अंग्रेज था, जे थॉमसन 1856 में पैदा हुआ था, 1940 में मर गया था। का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब बात कर रहे हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप सावधानी से पढ़ें। ठीक है, चलिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इसका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि यह अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इस तरह से ये प्रयोग था स्वर्णपन्नी प्रयोग, है ना, जो सोने की परत पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। ये परिणाम आपको याद करने चाहिए। सबसे पहले, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब थोड़ा सा मुड़ गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, मतलब हर 12,000 कणों में से एक कण वापस टकराकर वापस लौट गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। मतलब कितनी गजब बात बोली है कि जो नाभिक होता है उसको उन्होंने एक टिश्यू पेपर मारा और उस पर एक तोप का गोला चलाए तो उससे वो टकरा कर वापस लौट जाए, ऐसा उन्होंने खतरनाक बात बोली। अब हम इस वैज्ञानिक रदरफोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 में पैदा हुए थे और 1937 में इनका देहांत हुआ था। का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार पर टकराने के साथ एक आवाज़ सुनेगा।
अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। तो इन परिणामों को याद रखें। क्या परिणाम थे? देखिए, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा परिणाम ये था कि बहुत से कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, मतलब वापस लौट गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, मतलब बहुत कम जगह में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष उन्होंने अपने परमाणु मॉडल से निकाले। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। मतलब उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो उन्होंने अपने इन निष्कर्षों में बताया। क्या क्या निष्कर्ष थे? इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मतलब अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, उन्होंने यह बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके निष्कर्ष थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी हैं, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो क्या कमियां थी? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। तो इस कमी की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे हम बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आज भी माना जाता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी इसके कुछ भाग हैं जो आज भी माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने, वैज्ञानिक का नाम याद रखें, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। मतलब ऊर्जा एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं में ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ठीक है। हाँ, अब इस वैज्ञानिक के बारे में जान लेते हैं। नील्स बोर 1855 में पैदा हुआ था और 1962 में इनका देहांत हुआ था। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ये 3 बुक्स का नाम ये है: द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बुक थी एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 बुक इन्होंने लिखी, जिसमें इनके द्वारा रिसर्च की गई चीज़ों अभी भी पढ़ने को मिलती हैं। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो कक्षाएं उन्होंने बताई थी। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। इस तरह से नाभिक के बाद में KLMN, इस तरह से ये इनकी कक्षाएं हैं। ये कक्षाएं कोष या KLMN या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। अब बात करें न्यूट्रॉन की।
1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। आगे बात करेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब कैसे बटे होते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन कैसे बटे होते हैं पूरे परमाणु के अंदर। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी मतलब दो वैज्ञानिक हैं, नील्स बोर और बरी नाम से दो वैज्ञानिक ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो कुछ नियम थे, जिसमें पहला नियम यह है, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कक्ष में होगी। कितनी होगी? 2 गुणा n², 2n² मतलब 2 गुणा 1² बराबर 2। दूसरे कक्ष L में कोष में कितनी संख्या होगी? 2 गुणा 2² मतलब 8। तीसरे कक्ष में 2 गुणा 3² मतलब 18 और चौथे कक्ष में 2 गुणा 4² मतलब 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग कोषों में अलग अलग होती है और ये फिक्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कक्ष दिखाई देंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु होता है, ठीक है, और लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। नहीं, हाँ सही है। इस तरह से ये सभी ऑर्गन तक आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। दूसरा उन्होंने बोला सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भारी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 4.4, पीछे रह गया 4.4 है ना। क्रियाकलाप 4.2 एक क्रियाकलाप है। स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अगर K भरा है तो K को 2n² से निकालेंगे तो K का मान 1 होता है ना, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2 होगा। L का लेंगे तो 2 होता है L का मान, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 8 होगा। इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम संयोजकता की। हम पढ़ चुके हैं परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर बरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन मतलब 8 भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस आवेश नहीं होते। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य के में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने को, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति
अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता -1 होती है। संयोजकता अष्टक मतलब 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, अतः इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। यहाँ पर ये देखिए 1 से लेकर 18 तक के जो तत्व है उनकी संयोजकता आपको इस तरह से मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 0, लिथियम की 1, इस तरह से 1 2 3 4 तक बढ़ती है, फिर वापस घटती जाती है, मतलब माइनस में चली जाती है। 3 2 1 इस तरह से ये संयोजकता प्लस माइनस में भी होती है ये, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संख्या दिखाई गई है। ठीक है, तो इन्हें आप देख लें अच्छी तरीके से। यहाँ पर सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो अपवाद है जिसकी संयोजकता 3.5 होती है, फास्फोरस की। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता 3 या 5 हो सकती है, या तो 3 या 5, +3 या फिर या प्लस, बहुत कम ऐसा होता है कि 5 होती है, लेकिन ज़्यादातर 3 ही होती है। ठीक है, 3.5 नहीं है ये। आगे बात करेंगे हम परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या की, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या पहले हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उनकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की संख्या परमाणु संख्या Z के समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z = 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z = 6। इसी प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लें, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपके पीछे के प्रश्नों में। ठीक है, आगे देखें द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसके विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 यूनिट + 6 यूनिट मतलब 12 यूनिट। इस प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट है, 13 प्रोटॉन + 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन कर लें, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर पहले तत्व का प्रतीक, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तत्व का प्रतीक, उसके नीचे परमाणु संख्या, ठीक है, और ऊपर द्रव्यमान संख्या। लगभग परमाणु संख्या की द्रव्यमान संख्या दुगनी होती है। द्रव्यमान संख्या दुगनी होती है, परमाणु संख्या उससे लगभग आधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें लिखी जाती हैं। आगे बात करेंगे हम। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है
n इसका प्रतीक है, नीचे 7 ऊपर 14। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक। ठीक है, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 या D के नाम से जाना जाता है, ट्राइटियम 1H3 या फिर T के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है, अलग अलग है। इस तरह के अन्य उदाहरण जैसे कार्बन C612 और C614, क्लोरीन 17Cl35 या 17Cl37। इस तरह से यहाँ पर ये इसके समस्थानिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग होती है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है जिसे द्रव्यमान 35 और 37 यूनिट है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। मतलब कुल क्लोरीन में 35 द्रव्यमान वाला का अनुपात 3 है और 1 अनुपात है 37 द्रव्यमान वाला। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। तो यहाँ पर अगर दोनों का एवरेज निकालें तो यहाँ पर निकल के आता है 35.5 यूनिट। इसीलिए वहाँ पर क्लोरीन का बताया गया था परमाणु द्रव्यमान 35.5। इस तरह से बहुत सारे तत्वों में पाया जाता है। बहुत सारे तत्वों में आपको पॉइंटों में परमाणु द्रव्यमान पाए जाएंगे। वो इसी कारण से होता है कि समस्थानिक की वजह से उसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका औसत माना जाता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु को द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूपों में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह होगा कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट होगा। अब हम बात करेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग, कहाँ पे काम में आते हैं ये समस्थानिक। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अभी समस्थानिक पढ़ा हमने, अब हम बात करेंगे संभारिक की। ठीक है, कि ये संभारिक क्या होते हैं। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं की प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। दोबारा पढ़ें, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की संख्या द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये संभारिक की परिभाषा हो गई। तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।